नमस्कार, खेलों में खास के साथ आपका स्वागत है। मैं हूं संजय बैनर्जी। सुप्रीम कोर्ट बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली और सेक्रेटरी जय शाह का टेन्योर बढ़ाने और बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के मामले पर 2 हफ्ते के बाद फिर सुनवाई करेगा। मामले पर चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे और जस्टिस एल. नागेश्वर राव की बेंच सुनवाई कर रही है। गांगुली ने पिछले साल अक्टूबर में जिम्मेदारी संभाली थी और उनका टेन्योर इसी महीने खत्म हो रहा है, जबकि सेक्रेटरी जय शाह का टेन्योर जून में खत्म हो चुका है। दोनों को 3 साल के अनिवार्य ब्रेक यानी कि कूलिंग ऑफ पीरियड पर जाना होगा। सीओए ने नियम बनाया था कि कोई भी व्यक्ति स्टेट क्रिकेट या बीसीसीआई में लगातार 6 साल किसी भी पद पर बना रहता है तो उसे 3 साल के कूलिंग ऑफ पीरियड में जाना होगा। इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी मंजूरी दी थी। गांगुली सीएबी में 5 साल 3 महीने तक प्रेसिडेंट रहे, जबकि जय शाह गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन में सेक्रेटरी रहे हैं। कूलिंग ऑफ पीरियड नियम में यदि छूट मिली तो गांगुली और शाह दोनों अपने 3 साल का कार्यकाल पूरा कर सकेंगे। वेबसाइट sportsfront.com के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट राजेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं। राजेंद्र भाई, बीसीसीआई के दिन अच्छे जा रहे हैं। एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप कैंसिल हुआ, आईपीएल हो रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट भी 2 हफ्ते के बाद कूलिंग ऑफ पीरियड पर विचार के लिए तैयार हो गया है। संजय जी, इसमें देखने वाली बात यह है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा नहीं है इस बारे में कि सौरव गांगुली और जय शाह को एक्सटेंशन मिली है या नहीं मिली। उस पर सुप्रीम कोर्ट चुप रहा है और मामला जो है 15 दिन मतलब कि 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी इस पर। तो इस 2 सप्ताह में देखने वाली बात यह है कि पुराने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या सौरव गांगुली और जय शाह को ऑफिस खाली करना चाहिए या नहीं, ये एक विवाद का विषय भी है और चर्चा का विषय भी है। हालांकि बीसीसीआई ने दिसंबर में, अगर आपको याद हो, एक स्पेशल जनरल बॉडी में कहा था कि वो चाहते हैं कि गांगुली और जय शाह अपनी टर्म पूरी करें जी। और उसके अलावा हमने ये भी देखा था कि जय शाह की टर्म पिछले महीने खत्म हो गई, लेकिन वो बोर्ड की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, स्टेटस को मेंटेन कर रहे हैं। सौरव गांगुली की जो टर्म है, सौरव गांगुली की टर्म जो है वो 27 तारीख को खत्म हो रही है, लेकिन लगता नहीं है कि वो ऑफिस छोड़ेंगे और 15 दिन तक वेट करेंगे। ये बात तय है। और आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले 2 चीजें और हुई थी। उसमें एक था जो कि पेटिशनर थे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के, उन्होंने कहा था कि अगर गांगुली को और जय शाह को एक्सटेंशन देने का मुद्दा उठता है तो उनके वकील इसका विरोध नहीं करेंगे। जी, आदित्य वर्मा जी का जो मामला था तो वो रास्ता साफ हो जाता था। और मिस्टर मकानी थे झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के, उन्होंने एक एप्लीकेशन ईमेल के थ्रू लगाई थी कि इस मामले में जो 2 जज हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और साथ में मिस्टर नागेश्वर जो दूसरे चीफ जस्टिस थे बेंच में, कि नागेश्वर साहब खुद को इस सुनवाई से अलग कर लें, क्योंकि वो जो मुदगिल कमेटी थी उसमें भी रहे हैं वो साथ में, तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। तो एक प्रयास हुआ था कि किसी तरह से आज सुनवाई टल जाए, लेकिन वो हुआ नहीं। सुनवाई जो है वो वर्चुअल हुई थी और उसमें फिर कोर्ट ने बोला कि ठीक है, हम ये मामला सुनने को तैयार हैं और 2 सप्ताह का समय दिया है। इंग्लैंड के पेसर जोफ्रा आर्चर के लिए पिछला हफ्ता कतई अच्छा नहीं रहा। कोरोना गाइडलाइंस नहीं मानने की वजह से दूसरे टेस्ट से बाहर निकाले गए, जुर्माना लगा, माफी मांगनी पड़ी और आइसोलेशन में भी रहना पड़ा। अब आर्चर ने ईसीबी से शिकायत की है कि आइसोलेशन के दौरान उन्हें सोशल साइट्स पर रेसिज्म का शिकार होना पड़ा है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर ऑनलाइन गलत बातें कही गई। आर्चर ने डेली मेल में लिखे अपने कॉलम में कहा कि पिछले कुछ दिनों से मैंने कई सोशल मीडिया प्रोफाइल को फॉलो करना बंद कर दिया है, अकाउंट्स को भी म्यूट कर दिया ताकि मैं रेसिज्म की बातों से बच सकूं। हालांकि आर्चर के लिए सुकून इस बात का है कि तीसरे टेस्ट में उनकी जगह बनना अब तकरीबन तय दिखाई देता है। अगले साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक की तैयारियों को लेकर भारत को फिर झटका लगा है। प्लेयर्स को लेकर बैन सब्सटेंस पर नजर रखने वाले वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने भारत की नेशनल डोप टेस्टिंग लैब एनडीटीएल के सस्पेंशन को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया। हालांकि भारत इस ऑर्डर के खिलाफ 21 दिन के अंदर स्विट्जरलैंड स्थित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में अपील कर सकता है।
वाडा ने लास्ट ईयर अगस्त में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर खरा नहीं उतरने की वजह से बैन लगाया था। इस दौरान खेल मंत्रालय और एनडीटीएल को अपनी कमियों को दूर करना था, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो सके। हमारे साथी डॉक्टर सुनील तनेजा मौजूद हैं। सुनील, स्पोर्ट्स के पूरे सिस्टम के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं है। बिल्कुल संजय भाई, ये वाकई में एक हैरान करने वाली और एक ऐसी खबर है जिससे हमें ये पता चलता है कि जितने मर्जी हम अच्छे भव्य स्टेडियम बना लें, जितनी मर्जी अच्छी फैसिलिटीज अपने खिलाड़ियों को दे दें, जितना चाहे उनको धनराशि दे दें, क्योंकि मैं और आप पिछले कई सालों से ऐसे बहुत सारे इवेंट्स का हिस्सा रहे हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि भारत में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन इत्यादि देने में काफी ज्यादा बेहतरी हुई है। लेकिन जब इस तरह की बातें आती हैं कि आपकी एक लैब नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी ही अगर वाडा की तरफ से बैन कर दी जाए, वो भी इसलिए कि जिस तकनीक से वहां आप यूरिन और ब्लड को जांच करेंगे प्रतिबंधित पदार्थों के सेवन के लिए, वो टेक्निक ही अगर वाडा सही नहीं पाती है तो ये वाकई में एक दुखी करने वाली खबर है। स्पेशली तब जब ये प्रतिबंध पहले 11 महीने से चल रहा है, फिर इसको बढ़ा दिया गया है। और जो वाडा ने बताया है संजय दा, वो ये कि एक टेक्निक है आइसोटोप रेशियो मास स्पेक्ट्रोमेट्री, जिसके जरिए यूरिन और ब्लड की सैंपलिंग होती है, टेस्टिंग होती है, ये पता करने के लिए कि किसी एथलीट ने किसी प्रतिबंधित दवा का सेवन किया है या नहीं। वाडा के अनुसार ये जो टेक्निक है वो उसका पूरी तरह से पालन भारत में नहीं हो रहा। और क्योंकि हम जानते हैं कि अब टोक्यो ओलंपिक अगले साल जुलाई में होगा, तो उससे पहले तक के सैंपल भारत में तो कम से कम उसकी जांच नहीं हो सकती। जैसा आपने पहले जिक्र किया कि उनको दोहा कतर में ही भेजा जाएगा, जिससे समय भी ज्यादा लगता है, जिससे खर्च भी ज्यादा आता है। तो ये वाकई में हमारे लिए एक अफसोसजनक बात है। चेन्नई सिटी एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC कप के ग्रुप चरण के अपने बचे हुए मैच मालदीव में खेलेगी। AFC ने किसी एक स्थान पर मैचों को होस्ट करने के फैसले के बाद मालदीव को मेजबानी के अधिकार दिए हैं। 2018-19 की आई लीग चैंपियन ने अपना पिछला मैच 14 मार्च को खेला था। उसके 5 मैच अभी बाकी हैं। चेन्नई अपने अभियान की शुरुआत 23 अक्टूबर को TC स्पोर्ट्स के खिलाफ करेगी। इस ग्रुप में माजिया, TC स्पोर्ट्स और बांग्लादेश की वसुंधरा किंग्स शामिल हैं। इंडियन सुपर लीग के मैच गोवा या केरल में और आई लीग के मुकाबले नवंबर में कोलकाता में हो सकते हैं। AIFF की लीग समिति की ऑनलाइन बैठक में देश की इन 2 टॉप लीग के पॉसिबल प्लेसेस और डेट्स पर चर्चा की गई। बैठक के बाद जारी बयान में बताया गया कि FSDL, जो कि ISL का स्पॉन्सर है, केरल और गोवा में से किसी एक राज्य में इसे कराने की कोशिश कर रहा है। बयान के मुताबिक कमेटी ने फौरी तौर पर 2020-21 का हीरो आई लीग का आयोजन कोलकाता में करने का फिलहाल फैसला किया है, लेकिन इसके लिए स्टेट एसोसिएशन को स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन भी लेनी होगी। खेलों में खास में आज का सफर इतना ही। कल इसी जगह पर आपसे फिर मुलाकात होगी। हमें आपके ईमेल्स की प्रतीक्षा है। हमारी ईमेल आईडी नोट करें, connect@sportszindagi.com। फिलहाल आज का सफर यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिए स्पोर्ट्स जिंदगी के साथ।